अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कल से 4 ममालिक का बहुत अहम दौरा शुरू करेंगे। ये है हमारी आज की अहम खबर। और ये दौरा इसलिए बहुत अहम है कि पाक भारत जंग जो हाल ही में हुई है उसके तनाज़ुर में दोनों ममालिक जो अपनी अपनी सफारती कोशिशों का आगाज़ किया, ये भी उसका हिस्सा होगा। और देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इन 4 ममालिक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लड़ते हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये तमाम हमारे दोस्त ममालिक हैं और ख़ास तौर पर तुर्की और आज़रबाईजान ने तो खुलकर इस जंग में हमारा साथ दिया, जिसकी इंडिया को काफ़ी तकलीफ है। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दें। सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी ये होगी कि भारत के ख़िलाफ़ नई पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन क्या है और इसकी वजह क्या है। आपने देखा होगा कि कल एक बहुत अहम तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। उनको सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल उनको हैंड ओवर किया। और उसके बाद कल रात एक डिनर हुआ और वो डिनर फील्ड मार्शल की तरफ से दिया गया। उस डिनर में पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन, पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सरबराह और पाकिस्तान की काबीना के अरकान और तमाम सीनियर मिलिट्री क़यादत ने तीनों अफवाज से जिनका ताल्लुक़ है उसमें शिरकत की। बड़े अच्छे विजुअल्स आए हैं, कम से कम मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। और उस वजह से इसका ताल्लुक़ क्या है इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से, इन तस्वीर का वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन इन तस्वीर की वजह से भारत में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के एक बहुत काबिल एहतराम डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण सानी। उन्होंने करण थापर के साथ इंटरव्यू में जो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है उसके डांडे मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन के साथ कैसे मिलाए हैं, ये मैं पाकिस्तानी कौम से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि हम कहेंगे तो लगेगा कि हम खुशामद कर रहे हैं या हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क के एक काबिल एहतराम जो एनालिस्ट हैं वो इस सारी डेवलपमेंट को किस नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए इसमें एक अच्छी खबर है, ये प्रवीण सानी साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 6 महीने से 1 साल के दौरान उन्होंने 2 बातें की, इंटेंशंस और कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल बनाए जाने से पाकिस्तान की इंटेंशंस का पता चल गया, लेकिन कैपेबिलिटी वो कह रहे हैं पाकिस्तान शायद 6 महीने से 1 साल के अंदर वो उसको ले सकेगा, लेकिन शायद इंडिया को अंदाज़ा नहीं है कि कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान की बहुत बेहतर हैं। और जो न्यू नॉर्मल की बात की है प्रवीण सानी साहब ने, यही वो बात है, यही इंडिया, इसी बात पर घुमंड था इंडिया को। और मुसलसल जब भी वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का हमला होता था तो या वो पाकिस्तान को धमकी देता था, और अब न्यू नॉर्मल ये था कि पाकिस्तान पे हमला कर दो। उसका जवाब पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाया है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें तरक्की दी है, ये पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन है कि हम अब खाली बैठ के आपका हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि जारहियत के जवाब में जो होगा उसे फिर दुनिया देखेगी। और हमारा आज का हॉट इशू होगा कंधारी तालिबान दोराहे पर, हिंदुत्व या इंसानियत। और ये इसमें हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौर साहब, तजियाकार हैं, बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। बस पर हमला हुआ बच्चों की बस पे, उसमें बच्चे शहीद हुए। उससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया, वहाँ पे लोगों को शहीद किया गया। ये हो क्या रहा है? ये कंधारी तालिबान का एक ग्रुप जो है वो इन BLA को, TTP को जो सपोर्ट मिल रही है उसके पीछे क्या वजूहत हैं? और इसका ताल्लुक़ गुजरात जो मोदी का है और उससे और महमूद गजनवी से जो सोमनाथ गए थे, ताल्लुक़ क्या बनता है, हम इस पर बात करेंगे हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल मोदी जनता के बयानिया भारत में पिट गया, किस तरह जयशंकर साहब वहाँ हकला रहे हैं और वहाँ के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा है वो क्या फरमाते हैं, वो आपको में बताएंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक जिक्र किया है कि जो इंडिया में इस वक्त डिस्कशन हो रही है फील्ड मार्शल यहाँ पे बनाए जाने पे, ये लगता है कि शायद हुकूमत ने कोई बहुत मुख्तलिफ कदम इख्तियार किया है, लेकिन जो वहाँ मैसेज गया है इंडिया में वो तो बड़ा इफेक्टिव मैसेज लग रहा है। और आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब, बुनियादी तौर पर आप जिस डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, वो मैसेज जो हम इंडिया को देना चाह रहे थे वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह गया है। और डॉक्ट्रिन की भी बात मैं कर देता हूँ। हमारी डॉक्ट्रिन इस वक्त जो है वो 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है। पहली डॉक्ट्रिन है फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब ये है कि मुकम्मल यकसुई के साथ हम तैयार हैं इस बात के लिए कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के ऊपर, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, यह है फर्मनेस। दूसरा है पीस, यानी हम इस खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं। अभी जो आप बात सुना रहे थे मुझे, वो इंडियन एनालिस्ट थे, हम किसी जहरियत की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल बड़े क्लियर वर्ड्स में ये बात कह रहे हैं कि हम इस खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं और अमन की हर कोशिश को हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, लेकिन उनका ये ख्याल है, तीसरी बात मैं मुकम्मल कर लूँ, वो है टिट फॉर टैट। ये हमारी तीसरी डॉक्ट्रिन है, बल्कि डबल टिट फॉर टैट, कि अगर इंडिया ने किसी तरह की भी कोई हरकत की और पाकिस्तान पर दोबारा जहरियत मुसल्लत करने की कोशिश की, तो उसका जवाब जिस तरह माजी में दिया गया है, इससे डबल इंशाअल्लाह ताला जज्बे के साथ और डबल ऑफेंसिव के साथ दिया जाएगा। देखिए, उनका जो जारहियत, उनका ऑफेंसिव वाली जो बात वो कर रहे हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। न्यू नॉर्मल उन्होंने तो बना दिया था ना कि अगर दहशतगर्दी का हमला होगा कोई इंडिया में तो वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉज आया है इस वक्त जंग में, और पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी जब आ जाएगी, ख़ासतौर पे हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम में, एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, वो पूरे हो गए, तो पाकिस्तान फिर हम पे जो जवाबी हमला करेगा वो हॉट वॉर होगी। ये वो कह रहे हैं कि फिर पाकिस्तान हॉट वॉर के लिए तैयार होगा, जो अभी नहीं था, नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अभी कहा है। मैं उनकी बातों को इसलिए अहमियत नहीं दे रहा कि इस पूरे पस मंज़र में जो अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान जो कैफियत देखने में आई, इनके किसी तज्ज़ियाकार ने, किसी मीडिया हाउस ने ना सच बोला है और ना उन्होंने कोई इस खत्ते में अमन की बात की है। हमेशा उन्होंने शर की बात की है, खत्ते में बदअमनी फैलाने की बात की है, और उन्होंने झूठ बोला है पूरी दुनिया के साथ, और जिस तरह वो एक्सपोज हुए हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने इसलिए आपसे अपनी बात की है कि हम क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हमारी मुसल्लह अफवाज क्या सोच रही हैं। इत्तफाक से जैसा आपने प्रेसिडेंट हाउस में जब डेकोरेट किया गया बैटन के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, मैं उस तकरीब में भी मौजूद था, और कल शाम को जो आर्मी चीफ की साहब की तरफ से डिनर दिया गया, मैं उसमें भी मौजूद था। उसमें भी उन्होंने बातें भी की, खिताब भी किया। यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने काफ़ी देर खड़े होकर बात की। तो वो जो बातें मैंने की ना, ये वो क्रक्स है, 3 अल्फाज सारी गुफ्तगू का और सारे अज़म का, जो पिछले दो तीन दिनों में मैंने देखा है, टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कि ये रिजॉल्व मौजूद है कि हमने हर तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन हम इस खत्ते के अंदर एस्केलेशन नहीं चाहते, हम अमन की बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा जिम्मेदार ना कोई कौम हो सकती है, ना इससे ज़्यादा कोई मिलिट्री हो सकती है दुनिया में जो जिम्मेदारी के साथ चल रही है। एस्केलेशन हमारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन भरपूर रद्द अमल ज़रूर आएगा इंडिया को, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एस्केलेशन नहीं होगी, अच्छी बात है, पीस लविंग होना चाहिए, और हमारी भी यही दुआ है कि एस्केलेट ना हो। ये जो आपने अभी बताया कि जो रिजॉल्व आपने देखा है 2-3 दिन में सिविल और मिलिट्री की आदत में, और बार बार दोनों तरफ सिविल मिलिट्री डिवाइड तो है पाकिस्तान में, दोनों एक दूसरे पे एतमाद और भरोसे का इजहार कर रहे हैं मुसलसल, जो खुश आइंद है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस मिलिट्री सक्सेस से जो कौम का मोरल ऊपर गया है, एतमाद बढ़ा है, इसको आप सिविलियन इदारों को मजबूत बनाने में और पाकिस्तान को एक कौम के तौर पे बेहतर करने में और मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में कोई प्लान, कोई रास्ता आगे का है, ये खाली बस इसी पे बढ़ के मार के खुश हो के हम सो जाया करेंगे रोजाना? अफसार साहब, बुनियादी तौर पर जो सवाल आपने पूछा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ और मैं इस पर अपने कुलीग्स के साथ और हर फोरम के ऊपर इस पर डिस्कस भी कर रहा हूँ। और अगर आप मुझे कहें तो मैं 1 घंटा अनइंटरप्टेड इस पर बोल सकता हूँ, जो यकीनन आपके प्रोग्राम में नहीं है। मिनट्स के लिए बोल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ। क्रक्स ये है, सॉलिड चीजें बताइएगा, बिल्कुल सॉलिड रिटोरिक नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल कोई रिटोरिक नहीं है। वो सॉलिड बातें ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप दे आर एक बंद मुट्ठी की तरह हैं, दे आर हैंड एंड ग्लव हो गया। आगे जो इस पाकिस्तान इंडिया जंग ने जिस तरह कौम को इकट्ठा किया है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी पैदा हुई है, इसको मेंटेन रखना है, ये हमारे लिए एक टास्क है। और वो ज़ाहिर है वो हमने मिलकर करना है, अगेन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने। और उसके साथ कौम जिस तरह इकट्ठी हुई है और फौज को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दी है, अफवाज पाकिस्तान को, इस सपोर्ट को भी हमने बरकरार रखना है। उसके लिए हमें जो सीज़ फायर की बात हम करते हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान में सियासी तौर पे भी सीज़ फायर हमने ऐलान किया है आगे प्राइम मिनिस्टर ने 7 मई को कौमी असम्बली की तकरीर के अंदर, और उसे हमने अमली जामा भी देना है कि ये पॉलिटिकल सीज़ फायर कैसे नज़र आए, कि जो पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर एक पोलराइजेशन थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जिसे देखते हुए इंडिया ने जुर्रत की हमला करने की, वो दोबारा आपको नज़र ना आए और हम हर हवाले से यूनाइटेड कौम
नज़र आए रहें मुस्तकबिल में, और उसी से आपके सिविल इदारे भी बनेंगे, उसी से मुल्क भी बनेगा, उसी से आपकी मैशत की बनेगी। ये है टोटल क्रक्स। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दिया, मैंने उस पर आना, वापस जाने नहीं देना आपका। आपने एक लफ्ज़ कहा सियासी सीज़ फायर। सियासी सीज़ फायर के लिए कल ऐवान सदर में तकरीब हुई, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर नहीं थे। कल जो डिनर हुआ उसमें जो तस्वीर आई हैं उसमें अली मीन गंडापुर की तस्वीर नहीं आई, ना ही कि पीटीआई के किसी लीडर की आई। तो क्या दावत नहीं दी गई या वो आए नहीं? देखिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे इस पर अफसोस हुआ कि वो दावत देने के बावजूद तशरीफ नहीं। वाकई ये दोबारा आप दावत दी गई दोनों जगहों पे? ये है कि दोनों जगहों पे दावत दी गई। बिल्कुल, मैं आपको ये बात इसलिए पीटीआई को तो पीटीआई ने बाइकआउट किया है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं कोई डिवाइड की बात करूंगा ही नहीं। आप मुझसे 100 दफा ये सवाल पूछेंगे तो मैं कोई डिवाइड की मैं डिवाइड की बात नहीं कर रहा, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं सच जानना चाहता हूं मिनिस्टर केपी को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था। दैट्स इट। और चीफ मिनिस्टर केपी को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था। ऐवान सदर में भी और आर्मी हाउस के डिनर में भी चीफ मिनिस्टर को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था केपी के। ठीक है, आप भी अगर इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं करता फिर, लेकिन लेकिन इससे ज्यादा फिर बात तनकीद के ज़ुमरे में आ जाती है। अगर जंग के माहौल में और भारत के साथ जंग के माहौल में भी अगर हम अपने ज़ाती इख्तलाफात को साइड पे नहीं कर सके तो अफसोस है। आगे चलते हैं, सवाल मेरा वही है, मुझे आप बात करना चाहते हैं कुछ? नहीं ठीक, आप नहीं करने से ज़्यादा, मैंने कहा इससे ज़्यादा बात ना फिर पीटीआई पे तनकीद के ज़ुमरे में आएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैंने इसलिए आपको बताया है कि उन्हें ये जो इस वक्त जिस हम कौम की वहदत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने तमाम लिसानी, सूबाई, इलाकाई, सियासी इख्तलाफात भूल के एक प्लेटफार्म पे जमा है, इकट्ठी है, बंद मुट्ठी की तरह है। उसमें ये छोटी सी भी जो है ये टिकलिंग नहीं होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर को दावत दी जाए और वो ना आए। अजीब बात आपने वैसे बताई है। खैर मैं इस पर क्या कहूँ कि आप सोच भी सकते हैं, मैं एक और जुमला कह दूँ, आप सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत या मुसल्लह अफवाज की क़यादत ये अमल कर सकती है कि 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर को बुलाए और एक को ना बुलाए। ये सवाल पैदा नहीं होता। मैं हैरान था इस बात। और मैं एक और बात आगे ऐड कर देता हूं। ये बात कहीं मैं जी बताएं कि कल जो डिनर था उसमें जो रिस्पेक्ट सिविलियन लीडरशिप को दी गई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से, वो एग्जाम्पलरी थी। एक एक फर्द को उन्होंने बाहर ड्राइववे में खड़े होकर रिसीव किया, तस्वीर आपने देखी है। एक एक फर्द को उन्होंने वापसी पे रुखसत किया। तो जहाँ ये रिस्पेक्ट मौजूद हो, यहाँ क्वेश्चन डजन अराइज कि जनाब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अलग किया गया हो। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। ही वॉज इन्वाइटेड और चीफ मिनिस्टर केपी को कल मौजूद होना चाहिए था, परसों ऐवान सदर में भी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि हम एक नेशनल यूनिटी की और एक कौमी वहदत की बात कर रहे हैं। जो इज्जत देने की आपने बात की आर्मी चीफ सिविलियन क़यादत को देते हैं या सिविलियंस को देते हैं, वो ऑब्वियस है, पिक्चर्स से भी, फुटेजेस से भी, बॉडी लैंग्वेज से नज़र आती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा सवाल वही है। अब आप मुझे बताएं, सिविलियन इदारे, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मेरा तजर्बा है ज़िंदगी का, पाकिस्तान का, मेरी कमिटमेंट है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के सिविलियन इदारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। मतलब ठीक है, फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन करना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें मिलिट्री पे एतराज़ था, मिलिट्री की इंटरवेंशन पे एतराज़ था, है पॉलिटिक्स में, लेकिन जो उनका काम था असल, जिस पर हमने उन्हें ताने भी दिए कई साल, वो जब वक्त आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि अपना काम हम भूले नहीं अगर हम दूसरा काम कर रहे थे। सिविलियन इदारे बताएं कि वो अपने आप को इस लेवल तक प्रोफेशनलिज्म के कब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, मुझे वो तरीका बताएं, स्ट्रेटजी बताएं। देखिए अबसार साहब, आपने सिर्फ 2 इदारों का नाम लिया ना। आप अदलिया कर लें, आप मुकन्ना कर लें, पार्लिमान है, सर, 2 बहुत जरूरी है, बाकी कई और इदारे हैं, 2 ही कर लेना। ये किस तरह बेहतर होंगे जब हम अपने सियासी इख्तलाफात को, दोबारा मैं उसकी तरफ आऊंगा क्योंकि हर चीज उससे लिंक्ड है। छोड़ देना, अगर आप देखें ना, बात ये है, देखें 3 सूबे, 2 कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान। अब फर्ज करें केपी ने बॉयकॉट किया, फर्ज करें, बाकी तो मैं उस बाइकआउट को इदारों की तामीर नौ से मैं लिंक नहीं कर रहा। तो फिर इदारों की तामीर नौ होनी है और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हर तकरीर के अंदर एक बात सुनी हो, नहीं बातें नहीं है, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी बात मुल्क और अदलिया का हाल देख लें, थानों का हाल देख लें, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स का हाल देख लें, आप अपने इस इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल का हाल देख लें। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गंद हर तरफ फैला हुआ है। 2-3 आपने वो ओवरहेड ब्रिज बना के आप समझते इस्लामाबाद पेरिस बन जाएगा, ऐसे तो नहीं है। पूरे मुल्क में देख लें, आप सिंध में देख लें, अमन अमान के मसाइल हैं। ये इदारे किधर हैं?
हॉस्पिटल्स हैं, सेहत रातों है, रात एजुकेशन है। तो उन्होंने ठीक नहीं होना इन्होंने मेहनत से ही है, कमिटमेंट से ही है, रिजॉल्व से ही है। लेकिन इसकी बुनियाद अगर कहें तो मैं एक और एंगल से आपको जवाब दे देता हूँ, वो है कि आपने सबसे पहले अपनी मैशत को ठीक करना है। देखें, अब आप इस्लामाबाद की मिसाल लें, हमारे इस्लामाबाद के तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको फ़ंड्स चाहिए। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल 1984 में बना, इससे 4 अस्पताल अभी खड़े होने चाहिए थे, उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, मैशत ठीक करने की ज़रूरत है। टैक्स दे रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन जितना बात ये थी, टैक्स इकट्ठा हो रहा है, एग्जांपल देता हूं, वो पाकिस्तान के इन तमाम सेहत का इदारा हो, हमारा एजुकेशन हो, हमारे सिविल इदारे हों, हमारे और बहुत सारे स्पोर्टिव इदारे हों, इन सब को जितना फंड इस वक्त दरकार है उस लेवल पे लेके जाने के लिए तो जो रिक्वायरमेंट है आजकल के दौर की, उसके लिए आपको जितनी फंडिंग और जितना पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो फिर यही चैलेंज है जिसको हमने एक्सेप्ट करना है और जिसको ओवरकम करना है। और हमारा एक आखिरी जुमला एक मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पे कि हमारी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि IMF के साथ हमारा ये आखिरी मुआहदा हो, हम इस कशकोल को तोड़े हैं, हम दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं, तो शऊरी कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ना उनसे मुआहदे करने फिर हम ना ही समझे। क्यों ना समझे? मैं वजह बताता हूँ। IMF ने कहा है डू मोर, अभी आज ही का है, ठीक है। अब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। जब डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, IMF कह रहा है डू मोर, हमसे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो नहीं रहे FBR के, तो कहाँ से ये इदारे ठीक करेंगे आप? यही तो अदलिया कैसे ठीक करेंगे? यही तो वो चैलेंजेस हैं कि जिनको एक आप कहें कि लीडरशिप का इम्तहान होता है। इसी दरिया को तो उबूर करना है, ये आग का दरिया है, ये फिर बात है ना, देखिए सूबों के पास अपने फंड्स तो नहीं है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP अपने फंड्स हैं, उनके पास अपना बजट है, सेहत का, तालीम का, सड़कें बनाने का, लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का। हाल देखे लोगों का क्या है, ये कैसे कोहेजन होगी? दोनों चीज़ें हैं ना। मैंने तो आपको ज़रा थोड़ा सा उधर बताया कि आपकी जो बैकबोन है वो आपकी मैशत है, वो आपने ठीक करनी है, लेकिन उसके साथ आपकी दूसरी चीज़ जो इसको ऑगमेंट करती है वो आपकी गवर्नेंस है। अगर आप इस वक्त पंजाब की गवर्नेंस देखें, मैं कोई कंपैरिजन ड्रा नहीं कर रहा, उसकी गवर्नेंस देखें और आप KP की देखें। मैं इस्लामाबाद की क्यों ना देखूं? बड़ा फर्क है इन दोनों में। इस्लामाबाद की गवर्नेंस जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। मैं तो फिर क्यों आपसे बहस करूं? मतलब ना सफाई, ना अमन अमान, लोग लुट रहे हैं दिन रात। वो आप देखें, बात यह है कि इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है तो मतलब मैं उनसे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के ज्यादा जो चैलेंजेस है अफसार साहब, यहाँ के रूरल एरिया में, यहाँ के हेल्थ सिस्टम सिटी के अंदर, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम देख लें, इतना सा इस्लामाबाद है ना, आइडियल होना चाहिए हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। सड़कें आप देख लें, प्रोग्राम में फुटपाथ कहीं नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिग्नल सारे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं। क्या है ये? नहीं, थोड़ा ज़्यादा आप कर गए हैं, लेकिन मैं आपको एक जुमला कह के जा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में आज इस्लामाबाद के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इस वक्त जो विजन है और जिस तरह वो ख़ुद दिलचस्पी लेते हैं, और वज़ीर दाखिला, आप यकीन करें कि हमारी इस वक्त जो वो क्या कहना चाहिए कि जो पंच लाइन स्टेटमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान के लिए हम एक मॉडल सिटी बनाने जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद चले बना लेंगे हर हवाले से। मैं तो इधर ही सेहत होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आपकी तालीम होगी, ये आप ट्रैफिक होगी, आप माशाल्लाह हर चीज़ होगी। आप माशाल्लाह पिछले 20 साल से MNA हैं, यहाँ से वापस आ रहे हैं, और ये मैं आपसे बातें सुन चुका हूँ इस्लामाबाद के हेल्थ सिस्टम के बारे में। सब इसको छोड़ दें, पूरे मुल्क में तमाम सूबों को साथ लेके चलने के लिए वफाकी हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम है कि जिसमें अदलिया बेहतर हो जाए, पुलिस का निज़ाम बेहतर हो जाए, और सेहत और तालीम, क्योंकि ये सारे फ़िलहाल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और अदले भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से कंट्रोल होती है और हाई कोर्ट से। देखिए अफसर साहब, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से अगर आप देखें तो जो एक पॉलिटिकल डिवाइड आपको नज़र आई है और जो आवाम के अंदर एक नफ़रत का बीज बोया गया है, उसमें ज़्यादा वक्त आपका गुजरा है फायर फाइटिंग में। आज उधर आग लगी उसको बुझाओ, आज उधर आग लगी उसको बुझाओ। तो फायर फाइटिंग के दौरान जो है ना, ये इदारों की कंस्ट्रक्शन, इनकी रिफॉर्म्स, इनकी रीमॉडलिंग उस पेस से नहीं होती। लगे फिर भी रहे हैं हम, लेकिन उस रफ्तार से नहीं होती ये जिस तरह होनी चाहिए। पॉइंट आपने 3 साल में काफी बेहतर किया है, लेकिन पाकिस्तान की शक्ल निकल रही है, पाकिस्तान का नाम अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उजागर किया है। अब इंटरनली भी हमने अपने आप को बिल्ड करना है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह का दिया हो ये इनाम कहीं हम भूल ना जाएं, हमसे कोताही ना हो जाए, इसको आगे लेके जाए। गॉड, मेरी ज़िंदगी में तो पूरी में पहला मौका है कौम को ऐसे देखा खुश। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आखिर में टेल एंडर ये कि तासुब इतना कि मिठाई भी दुश्मन। इंडिया में तासुब का आप हाल देख लें कि जयपुर राजस्थान में कई दुकानदारों ने पाक लफ्ज़ को मिठाइयों के नाम से हटाकर नए नाम रख दिए और कौमी वकार का हवाला दिया। मसलन मैसूर पाक, मोती पाक, गूंद पाक, आम पाक अब नए नामों से फ़रोख्त की जा रही हैं, जैसे मैसूर श्री, मोती श्री,
गूंद शीरी और आम शीरी। तो ये जो इसको तअस्सुब मैं आपको बता कि ये इतनी पुरानी मिठाइयाँ हैं, और पाक नाम जो इसमें पाक नाम है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो संस्कृत का एक लफ्ज़ है। लेकिन जब तअस्सुब आंखों पर, दिमाग पे और कानों पे और हर जगह पे चढ़ जाए और मोदी का मीडिया हो और लोगों में नफ़रत और जहर भरे, तो फिर यही होता है जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। और इंडियंस को भी चाहिए कि इस खित्ते का बड़ा मुल्क है, अपने आप को बेहतर करें ताकि ये खित्ता भी बेहतर हो। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू कंधारी तालिबान दोराहे पर, और हिंदुत्व के रास्ते पे जाएंगे या इंसानियत के, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारा आज का हॉट इशू और कंधारी तालिबान दोराहे पर, हिंदुत्व या इंसानियत, किसका साथ देंगे वो, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार फिरदौस साहब, तजज़ियाकार हैं, बानी हैं, एडिटर खुरासान डायरी के। और ये मैंने क्यों कहा कंधारी तालिबान दोराहे पर और हिंदुत्व, इसकी वजह ये है कि महमूद ऑफ गजनवी, गजना से कंधार, कंधार से ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रास्ते से गुजरते वो गुजरात पहुँचे, और सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था। और वो जो आज से 1000 साल पहले महमूद ऑफ गजनवी ने जो कुछ किया, उस पर हिस्टोरियंस की मुख्तलिफ आरा हैं, और बाज़ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि महमूद ऑफ गजनवी को ये नहीं करना चाहिए था। और आज उसी गुजरात से मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो मेरा ख्याल है कंधारी तालिबान उस कैथोलिक गिल्ट में जी रहे हैं जो 1000 साल पुरानी है, और बुचर ऑफ गुजरात जो मोदी को कहा जाता है, उस महमूद ऑफ गजनवी को के उस सोमनाथ के मंदिर पे हमले को कॉम्पनसेट करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की, गुजरात के मोदी की मदद कर रहे हैं। क्यों करें? क्योंकि बुचर ऑफ गुजरात ने उन मुसलमानों को वहाँ पे मारा जो शायद महमूद ऑफ गजनवी के वहाँ विज़िट के बाद इस्लाम जिन्होंने कबूल किया होगा। और इसके बावजूद भी कंधारी तालिबान हिंदुत्व के नज़रिए पे क्यों चल रहे हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ क्यों हैं। बच्चों की बस पे हमला हुआ बलूचिस्तान में 2 दिन पहले, और उससे पहले जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। इस सब में BLA शामिल है। और जो हेलमंद बलूचिस्तान का सूबा है, सिस्तान ईरान का, और बलूचिस्तान पाकिस्तान की जो तिकोन बनती है, इसमें जो कुछ हो रहा है, और इसमें इन तालिबान की हुकूमत का जो इसके पीछे हाथ है, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब से। इफ्तिखार साहब, कैसे देखते हैं आप, जो मैंने एक अपना एक मेरा ये ख्याल है तारीखी तनाजुर में कि ये सब कुछ तारीख भूल के जो कंधारी तालिबान हैं वो बीच में पाकिस्तान को क्यों दुश्मन इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? तारीखी तौर पे तो ये यहाँ से वहाँ जाते थे लूटने के लिए। हाँ, तारीख का आपने काफ़ी गहरा हवाला दिया सार साहब। जो सिचुएशन नज़र आ रही है मेरे ख्याल में वो थोड़ी पेचीदा है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिसमें हम कह सकें कि अफ़गान तालिबान जो है डायरेक्टली इंडिया की जो है वो मदद कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हालिया दिनों में हुई हैं जो ज़रूरी हैं इसके बैकग्राउंड को समझना। एक तो अफ़गानिस्तान का एक रिएक्शन आना और पहलगाम पर जो है इंडिया को सपोर्ट करना, नंबर 1। दूसरा फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो होना बीजिंग में, जिसमें CPEC का हिस्सा बनना। तीसरा फिर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आना, मार्को रूबियो ने कहा कि अफ़गान तालिबान का जो स्टेटस है उसको हम जो है वो दोबारा से चेक कर रहे हैं कि आया ये एक टेररिस्ट एंटिटी है कि नहीं है। 3 थिंग्स। आज सुबह इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जो उनकी मिनिस्ट्री, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बात की कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे हैं, एंड दे थैंक देम कि हम इनकी मदद जो है वो करेंगे, और इन्होंने हमारी मदद की पहलगाम पर ऊपर। अगर आप ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान एक होलिस्टिक है, यानी एक ही बहुत बड़ी तंजीम है, मेरे ख्याल में ये कहना जो है, इसीलिए मैंने कंधारी तालिबान की बात, जी बिल्कुल, मैं व्यूअर के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिस तरह पावर स्ट्रक्चर्स हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है, अभी भी उसमें वो कबाइलियत है जिसके अंदर जो है वो ग्रुप्स में ये फैसले जो है वो किए जाते हैं। एक मूवमेंट जो है वो हुई थी सिराजुद्दीन हक्कानी को आगे लेकर आने के लिए, उसके अंदर अब कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ गई हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए सिमेट्रिकल जो है वो नहीं, उसकी शेप में नहीं फिक्स होता, और उसके कई रीजंस है। एक बॉर्डर नहीं मिलता, उनके लाइफस्टाइल्स में जो है वो डिफरेंस है। तो बुग़्ज़े पाकिस्तान में तो ये बात अफ़गानिस्तान जो है वो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं नहीं समझता कि उस किस्म के कोई इश्यूज़ होंगे। और इसकी मैं आपके एक ख़बर भी दूँ और एक तज्ज़िया भी, कि जब जयशंकर ने मुत्तकी से जो है वो बात की, कॉल जब मिलाई, उसमें एक तो वो पब्लिक स्टेटमेंट थी, दूसरे में जो है वो बहुत एक क्लियर एक स्टांस था
एक था कि अटारी से जो हमारी ट्रांजिट ट्रेड है उसको जो है वो जाने दिया जाए, क्योंकि अफ़गान तालिबान दो चीज़ों को जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं पब्लिकली। एक जो उनका देवबंद मकतब फ़िक्र का नज़रिया है और दूसरा जो उनका लोकल ट्रेड का चैप्टर है, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप्स है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हालात मामूल पर नहीं लेकर आएंगे तो हमारा ट्रांजिट ट्रेड जो है वो सफ़र होगा, नंबर 1। लेकिन दूसरी जो बात जो पब्लिकली नहीं बताई गई, और ये बलूचिस्तान से रिलेटेड है, कि अगर इंडिया के कोई ऐसे अज़ाइम हैं कि वो बलोचों को जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए जो है वो इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लार्जर इंटरेस्ट के अंदर जो है वो नहीं आता। आपने देवबंद मकतबा फ़िक्र की बात की तालिबान के, तो मुझे तो इसमें मैं लफ्ज़ मुनाफ़क़त यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इंडिया ने हमला किया तालिबान मकतबा देवबंद के जो फॉलोअर्स मसाजिद थी उन पे। कंधारी तालिबान देवबंद होने के बावजूद पाकिस्तानी मुसलमानों के जो जिनकी अक्सरियत या बहुत बड़ी तादाद देवबंदी है, उसकी मुखालफत, उसकी दुश्मनी कर रही है मोदी के गुजरात के मोदी को खुश करने के लिए। ये क्या इक्वेशन है, ये क्या बुग्स है, ये क्या देवबंदी, क्या इस्लाम, क्या मजहब, क्या है ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो स्टेटमेंट ऑफिशियली आई उसके बाद हमने देखा कि उसकी क्लैरिफिकेशंस आने लग गई, कहते हुए कि हम ये नहीं चाहते थे और इस तरह बात नहीं करना चाहते, उस तरह नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में बुग़्ज़ का आंसर जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि उसमें कोई एतिकादियत है किसी तंजीम से, फ़िरका से या किसी ख़ास सोच से। और रियल पॉलिटिक के अंदर जो है अब अफ़गानिस्तान को ये फ़ैसला जो है वो करना होगा कि वो किसके साथ है, क्योंकि इसके असरात आएंगे। इसके असरात एक तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी के तो आएंगे, दूसरा जो चाइना और यूएस के दरमियान में जो लार्जर ट्रेड कॉरिडोर्स पर जो जंग चल रही है उसमें भी अफ़गानिस्तान जो है वो घिसा पेटा जाएगा। अफसार साहब, जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पर बैठकर अफ़गानिस्तान को, और लोगों से बैकग्राउंड में जो है वो बात जो है वो होती रहती हैं, जो वेस्टर्न ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ कंटिन्यूसली इंगेज कर रही हैं अफ़गान तालिबान के साथ, उनका सब्र का पैमाना भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो लेवरेज हो चुका है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका ने कहा है कि टेररिस्ट एंटिटी शायद हम डिक्लेयर करें या ना। क्या ये जो चीन में मीटिंग हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा की, और उस वहाँ से जो स्टेटमेंट आई है, क्या उसमें कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसकी वजह से अमेरिका ने ये बात की? देखें, उसके फ़ौरन कुछ घंटे बाद ये स्टेटमेंट आना तो इसी बात की जो है वो निशानदेही करता है कि उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर है। अच्छा, लेकिन अमेरिका ने बार बार ये बात की है कि हम चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं। अब वो एक्सटेंट क्या है, तो क्या इसमें ये मुमकिन है कि कंधारी ग्रुप जो है वो इंडिया और अमेरिका की तरफ हो और हक्कानी ग्रुप पाकिस्तान और चाइना की तरफ? मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स के लिए है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये सोचा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर ही एक लीडरशिप चेंज जो है वो की जाए। ठीक, मेरे ख्याल में ये इस तरफ जो है वो बहुत जा रही है। चलें, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया साहब हमसे बात करने का। और वक्त को एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो एडिटोरियल मोदी जनता का बयानिया भारत में भी पिट गया। एक छोटे से ब्रेक। और हमारा आज का एडिटोरियल मोदी जनता का बयानिया भारत में भी पिट गया, इंटरनेशनली तो पिट ही गया था। और एक बहुत पुराना मुहावरा है, बहुत पुराना मुहावरा, जिसमें ये है कि सच जब अपने जूते तलाश कर रहा होता है तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। लेकिन ये पुराने ज़माने का मुहावरा है। अब डिजिटल दौर में झूठ छुपा नहीं रहता, सच सामने आ जाता है। और वो जो एक और मुहावरा है जिसका मतलब है कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो डिजिटल दौर ने झूठ के पाँव दिखा दिए हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, कुछ ही सेकंड्स, अगर मिनट्स नहीं, सेकंड नहीं तो मिनट्स के बाद वो झूठ जो है वो सामने आ जाता है, सच सामने आ जाता है। जैसे आपने देखा इस जंग के दौरान भारत ने जितना भी झूठ बोला वो चंद ही मिनट्स में, चंद ही सेकंड्स में वो पूरी दुनिया ने सच तलाश कर लिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया के ज़रिए अब दुनिया में बैठा हर शख्स सब कुछ जान सकता है। और ये बात पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने, और इंडियन लोग भी जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो भी तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने सच ज़रूर बताया, चाहे कुछ आमेज़श की हो उसमें किसी और चीज़ की, कम सच की, लेकिन सच ज़रूर बताते रहे, जिससे पाकिस्तान के मुल्क की भी साख बनी, पाकिस्तान के मीडिया की भी साख बनी। और लेकिन इंडियन मीडिया ने ये नहीं किया, झूठ बोला, कराची पे कब्ज़ा करवा दिया, तबाह करवा दिया। और उसके बाद अब इंडिया में वो इतना बड़ा मजाक बन चुका है कि कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पे उन्होंने वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, जो RSS के मेंबर भी हैं, कितनी अक्लमंदी की बात की है। US इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इतनी आसान बात नहीं समझ आई।
आप अंदाज़ा लगाएं, इससे कहते झूठ के पानी होते। और जिस तरह एज पे बैठे हुए थे जयशंकर साहब और बेसुकूनी की हालत में थे, आज मुझे उनका वो घमंड और तकब्बर याद आ रहा था जो उन्होंने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को दिखाया था जब वो वज़ीर ख़ारजा थे और इंडिया के दौरे पर गए थे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो वक्त पलटा दिया, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सब भारत क्यों कर रहा है, इस पर भी आपको दिखाते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, इंडिया के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा साहब क्या फरमा। आपने सुना पुलवामा, उड़ी, बिहार और पहलगाम, जो जब भी इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ इंडिया में होता है। और इंडिया के सियासतदानों को चाहिए, ख़ास तौर पे इंडिया की बीजेपी को चाहिए कि वो बॉलीवुड मूवीज़ कम देखें, उन पे यकीन कम करें। और मोदी साहब को तो ये भी चाहिए कि वो बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स भी कम देखा करें, क्योंकि उनके लिबास जो हैं बहुत हद तक रिजेंबल करना शुरू हो गए हैं। उनकी बात को अब तो दुनिया संजीदा ही नहीं लेती। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।